V इंटू आई। अगर हमें सोर्स का करंट पता चल जाए तो हम इसकी पावर फाइंड कर सकते हैं। तो हमें सोर्स का करंट पता चल सकता है। अब ये थोड़ा होता है, मुझे इस सोर्स का करंट चाहिए, क्या क्या कैसे करूँ? 10 वोल्ट में से कितना करंट आउट हो रहा है? देखें ये नोड है, इसका इनकमिंग करंट मुझे पता है 3 एम्पीयर, इधर से मुझे पता है 2 एम्पीयर आ रहा है। ये करंट क्या होगा? इसका वोल्टेज ड्रॉप भी पता है, इसकी रेजिस्टेंस भी पता है, तो कितना होगा करंट? I इक्वल टू V ओवर R। तो यहाँ पे कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पीयर। अगर आप इधर इस नोड पे नोड B कह रहे हैं इसको, तो KCL लगाओ, B तक KCL लगाओ, तो क्या बन जाएगा? इस करंट को I 10 वोल्ट माइनस I 10 वोल्ट प्लस 2 एम्पीयर माइनस 3 एम्पीयर माइनस 2 एम्पीयर इक्वल टू 0। तो I 10 कितना बन गया? माइनस 3 एम्पीयर। कितना बना? माइनस 3 एम्पीयर। केसीएल इस नोड पे केसीएल लगाया, इनकमिंग करंट है I10 माइनस I10, आउटगोइंग करंट है 2 एम्पीयर प्लस 2 एम्पीयर, ये इनकमिंग करंट है 3 एम्पीयर और ये 2 एम्पीयर हमारा डिफाइन कर I10 आ गया माइनस 3 एम्पीयर। I10 अगर आया माइनस 3 एम्पीयर तो पावर सप्लाइड किसके इक्वल होती है? टेन इंटू माइनस 3 माइनस 30 वॉट। माइनस 30 वॉट। तो ये I10 की डायरेक्शन क्या करंट की डायरेक्शन तो इसका हमने जो 2 एम्पीयर लगाया उसकी डायरेक्शन खुद से लगाई प्लस पोलैरिटी बनती है ना। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है 10 वोल्ट इसके पैरेलल में, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप क्या बनता है? प्लस माइनस 10। 2 एम्पीयर की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा जो करंट इंटर हो रहा होता है पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर हो रहा होता है। बेसिकली रेजिस्टेंस पे जो करंट पोलैरिटी रहती है वो करंट की वजह से। तो प्लस माइनस का मतलब है कि करंट इधर इंटर हो रहा है और इधर से आउट हो रहा है। पॉजिटिव वाली तरफ से इंटर हो रहा है और नेगेटिव से आउट हो रहा है। सर लेकिन I10 की जो डायरेक्शन लगी I10 की जो डायरेक्शन करंट की लगाई है वो किससे लगी? उसमें तो वो एज्यूम की है ना। अब 10 वोल्ट का सोर्स है तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड ही होगी, जबकि उसने लिख दिया है कि पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट सोर्स, ठीक है। जो आप डायरेक्शन गिवन नहीं होती और आप खुद लेते हैं, जो डायरेक्शन आप खुद एज्यूम करते हैं वो आप जिस मर्जी सिम्ट में ले।
ठीक है, जिस मर्जी सिम्ट मिले वो आप, मैं इनवर्ट भी I10 वोल्ट दे सकता था, या KCL में मैं प्लस I10 भी लिख सकता था, ठीक है। लेकिन जो आंसर आएगा वो बताएगा कि एक्चुअल डायरेक्शन आपकी क्या है, सही है। अब इसमें एक गड़बड़ आ रही है, एक्चुअल डायरेक्शन I10 की माइनस में आ रही है, तो माइनस में I10 की डायरेक्शन आने का मतलब है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है, तो पावर सप्लाई कैसे होगी? क्योंकि कहा गया कि 10 सोर्स की पावर सप्लाई फाइंड करें, पावर सप्लाई माइनस में होती है, ठीक है। और करंट आया -3 एम्पीयर, मीन जो एक्चुअल डायरेक्शन थी वो पॉजिटिव में एंटर हो गई है। I10 -3 का मतलब है जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो इसके ऑपोजिट है, 3 एम्पीयर तो सही नेगेटिव ये नेगेटिव इसकी वजह से आ गया, पावर एब्जॉर्ब जो नया टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे वो है नोडल एनालिसिस। ये सर्किट है, आपको कहा जाता है कि सर्किट को सॉल्व करें यूजिंग नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस बेसिकली KCL की ही एप्लीकेशन है, ठीक है।
जब भी आपको कहा जाएगा नोडल एनालिसिस से, या जब भी आप किसी सर्किट को नोडल एनालिसिस से सॉल्व करने जाएंगे, तो सबसे पहले आपने एक नोड डिफाइन करनी है विद जीरो रेफरेंस, ठीक है, जिसको आप जीरो पोटेंशियल, विद जीरो पोटेंशियल, जिसको आप कहेंगे ग्राउंड। सबसे पहले आपने क्या डिफाइन करना है? ग्राउंड। ग्राउंड वो नोड होगी जिसकी वोल्टेज जीरो हो, जिसकी वोल्टेज जीरो, और सर्किट में बाकी जितनी भी वोल्टेजेस हैं वो उस ग्राउंड के रेफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो ग्राउंड डिफाइन करने का मतलब है कि जो नेगेटिव वाला पॉइंट है ना वो हमेशा ग्राउंड होगा। उस सर्किट में जितनी भी वोल्टेजेस डिफाइन हैं, एक जो नेगेटिव वाला पॉइंट है उन वोल्टेजेस का वो ग्राउंड होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस होता है, एक पॉइंट उसमें से ग्राउंड होता है। सबसे पहले नोडल एनालिसिस में आपने ग्राउंड डिफाइन करना है, लेकिन ग्राउंड डिफाइन करने से पहले आपने देखना है नंबर ऑफ नोड्स कितनी बन रही है। तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितनी बन रही है? 1 2 3 4 और 5, ये बन रही है। डेफिनेशन नोड की क्या है? जहां पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट हो। ये सारे सर्किट एलिमेंट्स हैं, चाहे वो सोर्स हो, चाहे वो रेजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, डिपेंडेंट सोर्स हो, इंडिपेंडेंट सोर्स हो, सारे सर्किट एलिमेंट्स हैं। नोड की डेफिनेशन का क्या है? जहां दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट हो, उसको हम नोड कहते हैं। वो उस लिहाज से हमने 1 2 3 4 5 नोड्स डिफाइन कर दिए, ठीक है। नोड्स हमने पहले भी इसको पढ़ा केसीएल में। तो जब नोड्स डिफाइन होगी तो फिर आपने एक नोड को ग्राउंड चूज कर लेना है। नॉर्मली तरीका क्या है कि सिंगल सोर्स सर्किट हो तो जो नेगेटिव टर्मिनल आपका बैटरी से कनेक्ट होती है नोड, नॉर्मली हम उसको ग्राउंड कहते हैं, ये ग्राउंड का साइन। यानी कि मैं कह रहा हूं इसका पोटेंशियल जीरो है, इस पर वोल्टेज जीरो है। नॉर्मली इस तरह का सर्किट हो जिसमें सिंगल सोर्स हो तो हम कौन सा ग्राउंड डिफाइन करते हैं? जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो। दूसरा, उस ब्रांच को नोड डिफाइन करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा कनेक्शंस हो, आपस में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्ट हो। तो वो देखें ये नोड मान लिया जिसमें 4 कनेक्ट हैं, बाकी सब में 4 से कम एलिमेंट कनेक्ट हैं। इसमें कितने कनेक्ट हैं? 1 2 3 4। इस नोड पर 1 2 3 4 एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हैं, जबकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ठीक है। तो 4 को भी मैं ग्राउंड बना सकता हूँ, 3 को भी मैं ग्राउंड बना सकता हूँ। ग्राउंड किसी भी नोड को डिक्लेयर किया जा सकता है। ग्राउंड डिक्लेयर करने का मतलब है कि उस नोड का पोटेंशियल जीरो एज्यूम कर लिया, बाकी जिस नोड की भी वोल्टेज लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे, ठीक है। लेकिन बेहतर नोड, बेहतर ग्राउंड कौन सा होता है? ऐसे सर्किट में या तो जो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, सर्किट में अगर मल्टीपल सोर्सेज हैं, सर्किट में अगर एक से ज्यादा सोर्सेज हैं, तो उस पॉइंट को नोड बनाएं जिसमें सबसे ज्यादा सोर्सेज आपस में कनेक्टेड हैं। वो वाला पॉइंट नोड बनेगा जिसमें सबसे ज्यादा सोर्सेज आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, या सबसे ज्यादा एलिमेंट्स यहाँ कनेक्टेड हैं, तो वो होगी रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड का मतलब है कि मैंने इसको पोटेंशियल जीरो कह दिया। अब इस जितनी भी वोल्टेजेस नोड की मैं डिफाइन करूंगा वो विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट हो, वो विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। दूसरा काम आपने करना है, जब ग्राउंड डिक्लेयर कर लिया तो आपने देखना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी ऐसी नोड्स हैं जिसके वोल्टेजेस नोन हैं और जिसके वोल्टेजेस अननोन हैं। ग्राउंड डिक्लेयर कर लिया आपने, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अब आपने देखना है बाकी कितनी ऐसी नोड्स हैं जिस नोड के वोल्टेज आपको नोन है और जिसके वोल्टेज आपको अननोन। फॉर एग्जांपल नोड 1 क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नोड 1 की वोल्टेज कितने हैं? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नोड 1 के वोल्टेज 12 है। Vs is equal to 12। एक एंड ग्राउंड से कनेक्टेड है, दूसरा एंड इस नोड से कनेक्टेड है, तो इस नोड की वोल्टेज कितनी होगी? 12 वोल्ट। ये अननोन नहीं है,
ठीक है, मैंने क्या कहा था, आपने उन नोड्स को आइडेंटिफाई करना है जिनके वोल्टेजेस अननोन। इसका तो वोल्टेज नोन है साइड वेक्टर, इस नोड के वोल्टेज हमें पता है। V2 पे है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस नोड की वोल्टेज आपको पता है? नहीं पता। आपने जिस तरह ये क्लियरली नजर आ रहा है 12 वोल्ट है, ऐसा कोई आपके ज़हन में आ रहा है इस नोड की वोल्टेज कितनी है? आपको नहीं पता। आप खुद से उसको कह देते हैं V1, इस नोड की वोल्टेज V1, VA कह सकते थे, VD कह सकते थे, कोई भी नाम रख देना। मैंने रखा है V1। इस नोड की वोल्टेज पता है आपको? नाउ या नोड के लिहाज से हम रख देते हैं, क्योंकि ये सेकंड नोड की वोल्टेज है, इसको V2 कहते हैं। ठीक है, सही। थर्ड नोड की वोल्टेज पता है आपको? नहीं पता। इसको कह देते हैं कि इसके वोल्टेज है जी V3, इस नोड की वोल्टेज है V3। नोड वोल्टेज जब भी मैं बोलूंगा इसका क्या मतलब है? दूसरा पॉइंट कौन सा है? ग्राउंड। ठीक है, V2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, V3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, फोर नोड की वोल्टेज आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? नहीं, इसको क्या है? सर्किट में नोडल एनालिसिस से जो आप सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ नोड्स देखनी कितनी है। एक नोड को चूज करना है आपने ग्राउंड चूज कर लिया। उसके बाद आपने विद रिस्पेक्ट टू दैट ग्राउंड बाकी जितनी भी नोड्स आपने डिफाइन की हैं उसमें देखना है कि कितनी वोल्टेजेस, कितने नोड्स के वोल्टेजेस आपको नोन है और कितनी के अननोन है। नोन इस तरह से क्लियर होंगे, गिवन होंगे। अननोन को आपने लेबल करना है, वो लेबल कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैंने क्या किया? V2, V3 एंड V4। कोई और नोड तो नहीं बच गई जो रह गई? V5 को तो हम ग्राउंड सेट कर चुके हैं ना। ग्राउंड का मतलब है कि V5 इज 0, दिस इज एट 0 पोटेंशियल। ठीक है, रेफरेंस नोड हमेशा 0 पोटेंशियल पे हो। ठीक है, V5 को तो सबसे पहले हमने ग्राउंड चूज किया, इसका मतलब है कि V5 को हमने 0 कह दिया। सही है, बाकी 4 नोड्स बची, एक की वोल्टेज नॉन थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बाकी 3 की नहीं पता, हमने उनको लेबल कर दिया V2, V3 एंड V4। तो नोडल एनालिसिस में हम V2 और V3 एंड V4 अननोन नोड्स की इक्वेशंस लिखते हैं। सो नोड 2 की इक्वेशन V2 वोल्टेज के लिए क्या होगी? यूजिंग KCL लिखनी इक्वेशन KCL की, लेकिन लिखनी ओम्स लॉ की फॉर्म में है। मतलब कि अब I को V/R की फॉर्म में लिखना, I को V/R की फॉर्म में लिखना। और हर नोड के आपने करंट को एज्यूम करना है कि उस नोड से आउट हो रहा है। जिस नोड का भी आप करंट लिख रहे हैं आपने एज्यूम करना है कि करंट उस नोड से आउट हो रहा है। अदरवाइज के सामने करंट सोर्स लगा हुआ और आपको पोलैरिटी क्लियर हो रही है तो इनकमिंग करंट उसको आपने नेगेटिव ले लेना है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें करंट की पोलैरिटी क्लियर नहीं है, जिस तरह की ये केस है V2, आपको नहीं पता कि कौन सा करंट आ रहा है कौन सा जा रहा है। ठीक है, जो करंट आपने खुद से डिफाइन कर दिया। यूजिंग KCL बेस की इक्वेशन लिखूंगा, यूजिंग नोडल एनालिसिस बेस की इक्वेशन लिखूंगा। ठीक है, यूजिंग जो नोडल एनालिसिस लिखूंगा वो वोल्टेजेस की फॉर्म में होगी, जो KCL की इक्वेशन लिखूंगा वो I1, I2, I3 की फॉर्म। ठीक है, फिर उनको हम कंपेयर करेंगे कि इनमें कोई डिफरेंस है या सेम इक्वेशन। तो नोडल एनालिसिस की इक्वेशन फॉर V2, क्योंकि इसके वोल्टेज अननोन है, क्या बनती है? एज्यूम करें सारे करंट V2 से आउट जा रहे हैं, सारे आउट जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। इस ब्रांच का करंट क्या हो जाएगा? इस तरफ जा रहा है V2 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 90,
V2 minus 12 divided by 9, ये बना इस ब्रांच का करंट। V2 minus 12 क्यों लिखा? V2 minus 12 क्यों लिखा? क्योंकि इस रेजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि करंट आउट जा रहा है तो वो बनता है V2 minus 12। करंट V over R होता है ना, तो इस रेजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप क्या बन रहा है? अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि करंट आउट गोइंग है, करंट आउट गोइंग, V2 minus 12 इसका वोल्टेज ड्रॉप बन गया, इसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो ये करंट बन जाएगा V2 minus 12 divided by 90। इस ब्रांच का करंट अगर आपने एज्यूम किया कि आउट गोइंग है, नोडल एनालिसिस में हमने जो पोलैरिटीज फिलहाल गिवन है उन्हें भूल जाएं, समझे कि फिलहाल ये पोलैरिटीज गिवन ही नहीं है, ये केसीएल के लिए मैंने निकाल दिया पहले से। I1 I2 I3 नहीं लिखा हुआ, ठीक है, I1 I2 I3 नहीं डिफाइन नहीं है, ये उस केस में बता रहा हूं। ये V1 भी नहीं लिखा हुआ, समझ आई? ये क्योंकि मैंने बाद में वो केसीएल से उसको कंपेयर करना है इसलिए पहले लिख दिया, ठीक है। V2 minus 12 इसका वोल्टेज ड्रॉप बन गया इस रेजिस्टर का और डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया इस ब्रांच का करंट। इस ब्रांच का करंट क्या होगा? V2 minus 0 क्योंकि रेफरेंस नोड 0 पर होती है, डिवाइड बाय 60 प्लस V2 minus V3 डिवाइड बाय 3 ब्रांचेस हैं इक्वल टू 0। V2 minus V3 इसका ड्रॉप है, V2 minus 0 इसका ड्रॉप है, ठीक है। करंट क्या होता है? उस रेजिस्टर का ड्रॉप डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तीनों करंट हमने लिख लिए क्या एज्यूम करके, इस नोड से आउट हो रहे हैं। V2 minus V2 minus V3 divided by 3 4 के लिए इसके, ठीक है। नोट 2 की इक्वेशन लिख दी। नोट 3 की इक्वेशन क्या होगी? इसी लिहाज से V3 की बोलेंगे, सारे करंट एज्यूम करें आउट गोइंग है। ओहो, V2 V3 इधर भी लिखे हुए हैं उधर भी लिखे हुए हैं, इनको आप ये करें वोल्टेज ड्रॉप को भी ना जाए वो बाद में डिस्कस करेंगे। V3 है इस नोड का वोल्टेज V3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एज्यूम करें सारे करंट अवे जा रही है, क्या इक्वेशन बनी थी? V3 minus V2 divided by 3, V3 minus V2 divided by 3 plus V3 minus 0 divided by 4, V3 minus 0 divided by 4 plus V3 minus V4 divided by 9, V3 minus V4 divided by 9। तीनों ब्रांचेस होगी, ये भी ये भी ये भी, ठीक है। फोर्थ नोड V4 की इक्वेशन क्या बनेगी? V4 minus V3 divided by 9K plus V4 minus 0 divided by equal to 0। यही बनी नोडल एनालिसिस की इक्वेशन, ये बन गई। अब नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है? नहीं, नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है, 1 2 3, ठीक है। और नंबर ऑफ अननोन कितनी है? V2 V3 V4। नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन के इक्वल हो तो आप फाइंड कर सकते। मींस इन इक्वेशन को सॉल्व करके आप V2 V3 और V4 फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रैमर रूल है,
इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है, सारे मेथड्स हैं, कोई भी यूज करके आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। V2 V3 एंड V4 आ जाए। V2 V3 V4 जो कि अननोन नोड्स थी, जिनके वोल्टेज आपको नोन नहीं थे, उनके वोल्टेज फाइंड करने का मतलब है कि सर्किट में अब कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं रही जो आप फाइंड नहीं कर सकते। अगर आपको V2 V3 V4 फाइंड कर लिया है तो सर्किट में फिर कोई भी ऐसा रेजिस्टर नहीं रहा जिसके क्रॉस आप वोल्टेज ना फाइंड कर सके या जिसके थ्रू आप करंट ना फाइंड कर सके। ठीक है, ये है नोडल एनालिसिस का फायदा। नोडल एनालिसिस में उन नोड्स की वोल्टेजेस अगर आप फाइंड कर लें जो कि डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके बाद सर्किट में आपको कुछ भी फाइंड करने को कहा गया हो, ये जैसा लिखा हुआ है I1 I2 I4 VE VC VA, ये सब फाइंड कर सकते हैं आप अगर आपने V2 V3 और V4 फाइंड कर लिया। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपने फाइंड कर ली, VE क्या है, V आप क्या लिखेंगे, VE is V3 minus V4, V3 minus V4 is VE। ठीक है, तो जब V3 और V4 दोनों फाइंड कर चुके हैं तो आप आराम से लिख देंगे V is equal to V3 minus V4। आपने फाइंड क्या किया, V3 V2 एंड V4। मैं आपसे कहता हूं I2 फाइंड करेंगे, आप लिखेंगे I2 is V2 divided by 6k। I4 फाइंड करेंगे, आप कहेंगे I4 is V3 divided by 4k। क्यों? V2 V3 V4 आप फाइंड कर चुके हैं, सर्किट में कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं बची जो आप फाइंड ना कर सकते हो। VA फाइंड करें, VA is 12 minus V2, VA is 12 minus V2, ऐसा ही है ना। तो नोडल एनालिसिस की तीन इक्वेशन लिखी, तीनों को सॉल्व किया, आपके पास अननोन वोल्टेजेस आ गई, उन वोल्टेजेस को एक दफा आपने फाइंड कर लिया तो फिर सर्किट में ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं रहती जो आप फाइंड ना कर सकते। ठीक है, अब इनकी अगर मैं केसीएल की इक्वेशन लिखूं, नोड 1 पे नोड 2 पे केसीएल की अगर मैं इक्वेशन लिखूं जो करंट की डायरेक्शन डिफाइन है, जो करंट की डायरेक्शंस डिफाइन है, उसकी लिहाज से अगर मैं केसीएल की इक्वेशन लिखूं नोड 2 की तो क्या बनेगी, माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। यही बनेगी ना। नाउ लेट्स फाइंड I1। I1 इज, I1 क्या है, VA over 9k। I1 is VA over 9k। I2 is इसको VB है, this is VB, this is VD। So I3 is VB over 6k, VB over 6k। I3 is VC over 3k, VC over 3k चाहे नया। I3 is VC over 3k, यही है ना। चलिए अब बताएं VA क्या है, 12 minus VA is V1 minus 12 minus V2 divided by 9k। VB is V2 by 6k। V2 minus 0 by 6k वही बन गया V2 by 6k। VB ये है ना, V2 minus 0 divided by 6k is VB। ठीक है, और VC क्या है, V2 minus V3 divided by 4, V2 minus V3 divided by 3k।
ठीक है ना VC, समझ आ रही है? यस अब इक्वेशन में इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन में इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो माइनस I1 मीन्स माइनस 12 माइनस V2 ओवर 9k, प्लस V2 है, सही है। 12 माइनस V2 ओवर 9k प्लस I2 is V2 over 6k प्लस I3 is V2 minus V3 over 3k equal to 0। ठीक है, अगर ये माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो ये V2 minus 12 over 9 के बन जाएगा। यही बनेगा ना, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 माइनस हो गया, V2 प्लस हो गया, V2 माइनस 12 ओवर 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखें, इक्वेशन 1 जो कि यूजिंग नोडल एनालिसिस लिखी थी हमने, और ये यूजिंग KCL लिखी है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या फर्क है? जी कह रहे हैं उसकी जरूरत क्यों पड़ी है? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये डायरेक्ट कह रहा है कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक बात है। नोडल एनालिसिस इसीलिए हमने करना शुरू किया कि KCL के बहुत से स्टेप्स कवर हो जाते हैं। अब देखें इतने स्टेप बाद ये इक्वेशन आई और वो हमने डायरेक्ट सर्किट को देख के लिखी थी। वो इक्वेशन हमने डायरेक्ट सर्किट को देख के लिखी थी और KCL यूज करते हुए यहाँ पर मींस वो KCL ही है। ठीक है, अब देखिए उसमें हमने डायरेक्शन सारी अज्यूम की थी आउटगोइंग, जबकि इसमें हमने वही डायरेक्शंस ली हैं जो बन रही हैं। तो इन दी एंड देख लें इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, तो अगर आप सारी नोड्स की डायरेक्शन अज्यूम करते हैं कि करंट आउटगोइंग है तो फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय अगर करंट सोर्स लगा हुआ है वो तो आपको नजर आ रहा है कि करंट इनकमिंग है, तो वो करंट सोर्स जब गिवन है तो करंट की डायरेक्शन वही ले लें जो कि इनकमिंग बन रही है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं है, KCL में सबसे बड़ा मसला क्या होता है, सर करंट ही डिफाइन नहीं है, इनकमिंग लें आउटगोइंग लें। नोडल एनालिसिस में इस चीज की टेंशन नहीं है, जिस नोड की इक्वेशन लिख रहे हैं करंट आउटगोइंग है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने सर्किट को देख के लिखी थी डायरेक्ट, और ये KCL से लिखी है, तो दोनों की फाइनल इक्वेशन देख लें सेम आ, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं नोडल एनालिसिस। ठीक है, इसी की KCL की एप्लीकेशन क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, इस सर्किट में आपसे कहा गया कि V0 पॉइंट। अब इन्हीं टाइप के सर्किट्स ने जरूरत महसूस की लोगों को कि ये KCL से इतनी आसानी से नहीं होते, KVL से, तो कोई और मेथड होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ना कोई ज्यादा वोल्टेजेस डिफाइन है, ना बराबर से करंट डिफाइन है। अगर आप इसको KCL से सॉल्व करने बैठते हैं तो आपको सारे करंट I1 I2 I3 खुद से डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ये वाला करंट I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, सारे करंट डिक्लेयर करेंगे। फिर आप नोड की इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, फिर आप I1 I2 I3 फाइंड करेंगे और उससे भी किसी ना किसी तरह पहुंच जाएंगे आप, लेकिन टाइम ही बेसिकली बचाना होता है कैलकुलेशन। तो अभी तक जितने भी आपने मेथड पढ़े हैं, नोडल एनालिसिस आपने भी देखा है, उससे प्रीवियस मेथड, तो आप खुद जज कर सकते हैं इस वक्त कि आप कौन सा मेथड इस पे लगाएंगे, सर्किट जल्दी सॉल्व हो जाएगा। V0 आपने फाइंड करना, V0 आपने फाइंड करना है, नोडल एनालिसिस ही करना है, जाहिर सी बात है टॉपिक को आइडिया, लेकिन जब आप लिखा ना हो तो ये डिसीजन आपने खुद लेना है कि इस सर्किट को मैं कौन सा मेथड चूज करूं जिससे ये जल्दी सॉल्व हो जाए। तो तरीका क्या बताया मैंने नोडल एनालिसिस का? सबसे पहले आपने
नंबर ऑफ नोड्स देखनी कितनी, इस सर्किट में नंबर ऑफ नोड्स कितनी बन रही है? 1 2 3 4। ठीक है, इसके अलावा किसी को लगता है कोई नोड बांधनी है? नोड की डेफिनेशन क्या है? जहां दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हो वो नोड है। तो यही नोड है। अब जो मैंने आपको बताया था कि इसके बाद आपने ग्राउंड चूज करना होता है। तो किस वाली को ग्राउंड चूज करूं? और मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मली जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्ट हो और सिंगल सोर्स की सूरत में जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो आप उसको ग्राउंड लेते हैं। इस केस में वो क्या बन रहा है? ये इसको मैंने दे दिया रेफरेंस नोड, मीन इसका पोटेंशियल 0 है। सर हम इसको ऊपर से भी ले सकते हैं, इसको भी रेफरेंस नोड ले सकते हैं। इसको भी ले सकते हैं, लेकिन उनकी इक्वेशन आप उस वक्त लिख सकेंगे जब आपको इनमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं इन सबको रेफरेंस लेके सॉल्व कर सकता हूँ, फिर हाँ अभी आप नहीं कर सकते, आपको मसला होगा। इसकी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप नोट किसी रेफरेंस किसी को भी डिक्लेयर करके क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़े से सिंपल सर्किट में ट्राई कर लीजिए, किसी और को ग्राउंड लेंगे। ये होगी ग्राउंड। पीछे नोड्स कितनी बची? 3। तो आपने आइडेंटिफाई करना है जो 3 नोड्स बची हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उनकी वोल्टेज आपको पता है या नहीं पता? इस नोड की वोल्टेज आपको पता है? नहीं पता। अगर ये 8 वोल्ट का सोर्स होता तो फिर पता होता। यस सर। अगर ये 8 वोल्ट का सोर्स होता तो फिर इस नोड की वोल्टेज आपको पता होती, फिर आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पता V1 क्या है, लेबल कर। इस नोड की वोल्टेज पता है आपको? V2। इस नोड की वोल्टेज आपने ऑलरेडी डिफाइन करनी है, दिस इज V0। V0 रहने दें या V3 कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, V3 इज एक्चुअली V0। So V1 with respect to ground, V2 with respect to ground, V3 with respect to ground। 3 वोल्टेजेस, 3 नोड्स ऐसे हैं इसकी वोल्टेज आपको नहीं पता। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं। V1 की इक्वेशन क्या होगी? क्या तरीका बताया था? मैंने कहा था सारे करंट आउटगोइंग रिज्यूम करने हैं अगर करंट सोर्स ना लगा हुआ। अब करंट सोर्स लगा हुआ है तो नजर आ रहा है कि करंट इनकमिंग है, तो जरूरत नहीं है कि मैं आउटगोइंग करंट ले भी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसका तरीका क्या है? वो करंट मैं डिक्लेयर करूंगा, खुद से मैं एज्यूम कर लूंगा कि आउटगोइंग करंट है I। ठीक है, प्लस I ऐसे इक्वेशन लिखी जाएगी, इन दी एंड आंसर भी सेम आएगा, लेकिन जरूरत नहीं। ठीक है, नजर आ रहा है कमी है तो लिखें -8 मिलियन। नजर आ रहा है कि नोड में करंट एंटर हो रहा है। बाकी वही रेफरेंस रखें। इसकी पोलैरिटी क्लियर है, इसकी डायरेक्शन क्लियर है? नहीं। प्लस इस नोड से करंट कितना आउट हो रहा है? 2 मिलियन। सोर्सेज लगे हुए हैं तो उनकी पोलैरिटी के हिसाब से आपने उनकी डायरेक्शन के हिसाब से करंट लेना है। ये इनकमिंग था माइनस ले लिया, ये आउटगोइंग था प्लस ले लिया। पीछे फर्क ये दो ब्रांचेस, इसका वही तरीका है। आउटगोइंग एज्यूम करेंगे V1 से V2 की तरफ जा रहा है तो क्या होगा? V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 6। V1 से ग्राउंड की तरफ आ रहा है, V1 माइनस 0 डिवाइड बाय 3। इस नोड से 4 ब्रांचेस निकल रही थी, 1 2 3 4 करंट्स लिख दिए हमने। ठीक है, V2 पे आते हैं। V2 से देखें सारे करंट, किसी की भी कोई सोर्स कनेक्ट नहीं है तो फिर हम क्या एज्यूम करेंगे? सारे करंट आउटगोइंग एज्यूम करेंगे। V2 माइनस V1 ओवर 6 के प्लस, जब आउटगोइंग एज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पहले वाले वोल्टेज हमेशा V2 होंगे, पूरी इक्वेशन V2 माइनस V1, V2 माइनस V3, V2 माइनस 0। ठीक है, V2 माइनस 0 ओवर 6 के
प्लस V2 माइनस V3 ओवर 2k 0। थर्ड नोट, इनकमिंग करंट -2 मिलीएम्पियर नजर आ रहा है, इनकमिंग है, सोर्स है, प्लस V3 माइनस V2 ओवर 2k प्लस V3 माइनस 0 ओवर, तीनों इक्वेशन होगी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6k से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को। इस इक्वेशन को अगर मैं 6k से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 48 माइनस 48 प्लस 12 प्लस V1 माइनस V2 प्लस 2V1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या किया, A मल्टीप्लाइड बाय 6k, ये बना, क्या बन जाएगा ये 36, V1 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 42 माइनस 48 माइनस 12 36, ये बन गई। इस इक्वेशन पे आ गया, 6k से इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो V इंटू 6k क्या बनेगा, V2 माइनस V1 प्लस V2 प्लस 3V2 माइनस 3V3 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस V1 प्लस 5V2 माइनस 3V3 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2k से, ये C है, इसको 2k से मल्टीप्लाई कर देंगे, C मल्टीप्लाई बाय 2k वॉइस 4 माइनस 4 प्लस V3 माइनस V2 प्लस 2V3 इज इक्वल टू 0 और माइनस V2 प्लस 3V3 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपके पास न्यू इक्वेशन बनी 1 2 एंड 3। इनको अगर आप सॉल्व करें V1 V2 V3 आ जाएगा आपके पास, तीन इक्वेशंस हैं और तीन आंसर। V1 V2 V3 आने का मतलब है सर्किट में कोई भी ऐसी लोड नहीं रही जिसकी आपको वोल्टेज नहीं पता, तो कोई भी क्वांटिटी उसके बाद आप फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करें जरा इन इक्वेशंस को यूज करके V1 V2 V3 कितना आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं आप, मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। मैट्रिक्स कैसे बनेगा वो हम बना लेते हैं। बनता है मैट्रिक्स, तो ग्रामर रूल लगाएं या इन्वर्स का इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट, डिटरमिनेंट या सिंपल सब्स्टिट्यूशन से फाइंड करना। हाँ, तो जो मैं आपको कह रहा था कि आपने मैट्रिक्स बनाया करेंगे, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर लें।
मैट्रिक्स आपने बना देनी है। क्यों? क्योंकि मुझे चेक करने में आसानी होगी कि यहाँ तक आपने ठीक किया है, इधर मिस्टेक है तो फिर मुझे पीछे इक्वेशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपने जरूर बना देनी है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करें। किसका नहीं देखिए अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें सही आवाज़ आ रही था। हेलो V1 कैलकुलेटर पे आ रही है 148 डिवाइड बाय 11। अब ये वेरीफाई कर सकते हैं बाद में। V2 इज 48 by 11 and V3 is equal to 92 by 30। तो हमें पता है V3 is actually V0। 92 by 33 is 2.79 approximate। ठीक है, तो यही आंसर है। तो सॉल्व करके इसको वेरीफाई करके देख लीजिएगा, जिस भी मेथड से कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, ग्रामर रूल से कर रहे हैं या इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स से कर रहे हैं, तो V0 2.79 आई थिंक इतना